अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज नए व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। आज दो ख़बरें हैं। एक तो खुशखबरी है जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में असातिज़ा हैं जिनकी पेंशन का मामला काफ़ी अरसे से लटका हुआ था। हुकूमत ने उनके लिए खुशखबरी दे दी है और मैं डिटेल में बताऊँगा कि उनको कितने फ़ंड मिलने जा रहे हैं। जो पेंशन की लायबिलिटीज़ थी वो तमाम की तमाम ख़त्म हो जाएंगी। तो आपने इसको आखिर तक देखना है। दूसरी ख़बर जो है वो सरकारी अफसरों के हवाले से आ रही है। क्या सरकारी अफसरों की अक्सरियत ने पुर्तगाल में जायदादें ख़रीद ली हैं, किस तरह ख़रीदी हैं, पैसा कैसे गया है और उन अफसरों के बारे में तहक़ीक़ात हो रही हैं और कब तक सारी सूरत हाल मंज़र आम पे आएगी। और सरकारी अफसरों का भी रद्द-ए-अमल आया है, उस पर भी बात करेंगे। आखिर उन्होंने क्यों रद्द-ए-अमल दिया, इतना गुस्सा उन्होंने क्यों किया। तो जनाब चलते हैं पहली ख़बर की जानिब। लेकिन उससे पहले वही रिक्वेस्ट कि चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लिया करें, कोई बुरी बात नहीं है। दूसरा, ये जो घंटी है ना, इसको प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और नया व्लॉग आपको मिलता रहेगा। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने एक वादा किया था कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो माशी बहरान है, जो क्राइसिस है, उसको कम किया जाएगा। वज़ीर आला साहब ने भी ये कहा था कि यूनिवर्सिटीज़ को फ़ंड्स देंगे। लेकिन वहाँ पे बात ये हुई कि जब फ़ंड्स की बात आई तो यूनिवर्सिटीज़ ने कहा कि जी हमारा ख़सारा तो 40 अरब के करीब है। तो 40 अरब तो बड़ा मुमकिन नहीं था हुकूमत के लिए कि वो एक ही ट्रांच में सारा दे देते। अब इसमें मैं आपको ये सिर्फ बताता हूँ कि अभी तक जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर असातिज़ा हैं, स्टाफ है, एक बड़ी तादाद है उनकी, और वो कई सालों से भर्ती थे, अब तो रिटायर हो चुके हैं कुछ और कुछ रिटायर होने जा रहे हैं। चंद यूनिवर्सिटियाँ ऐसी हैं जो कि बहुत पुरानी हैं, जैसे पेशावर यूनिवर्सिटी है, जैसे गोमल यूनिवर्सिटी है। अब दिलचस्प बात क्या है, इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी है, उसके भी जो लोग रिटायर हो चुके हैं वो भी पेशावर यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन थे। हालांकि उन्होंने अपनी आखिरी सर्विस जो है वो इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी में की, लेकिन लाइबिलिटी जो है पेशावर यूनिवर्सिटी की बन गई हुई है। इसी तरह एग्रीकल्चर भी है, इसी तरह खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी भी है। तो ये एक्चुअली ये एम्प्लॉई जो भर्ती हुए थे ये पेशावर यूनिवर्सिटी ने भर्ती किए थे। तो अब पेशावर यूनिवर्सिटी पर ये बोझ है। इस वक्त 3 अरब 63 करोड़ 10 लाख रुपए की लायबिलिटी है पेंशन की। यानी जो लोग रिटायर हो चुके हैं, अब देखें ना उनके लिए भी कितनी अजियत है कि 3 अरब 63 करोड़ रुपया जो है उनकी पेंशन के बकाए जाते हैं। कई माह हो चुके हैं उनको पेंशन नहीं मिली। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इस महंगाई के दौर में वो कैसे गुजारा कर रहे होंगे। उनको ये भी अंदाज़ा नहीं है कि भाई हमें कब पैसे मिलेंगे। तो काफ़ी अरसे से वो गलीब तग-ओ-दो कर रहे थे। इसी तरह जो अभी जो क्वार्टर चल रहा है इसमें ग्रांट इन एड देनी थी हुकूमत ने, तो वो 1 अरब 59 करोड़ 20 लाख रुपया बनता है। तो ये 1 अरब 59 करोड़ 20 लाख और 3 अरब 63 करोड़ 10 लाख को जब मिलाते हैं तो ये बन जाता है 5 अरब 22 करोड़ और 32 लाख रुपए। 5 अरब 22 करोड़ 32 लाख 50 हज़ार रुपये। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने, जो मैं खुशखबरी देने जा रहा हूँ आपको, कि ये फ़ंड्स फाइनेंस डिपार्टमेंट ने रिलीज़ कर दिए हैं। जी हाँ, फाइनेंस डिपार्टमेंट का लेटर इशू हो चुका है और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है हमारा HED उसको पहुँच गया है। अब HED ने क्या करना है, HED ने मुतल्लिका यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये रकम जारी करनी है। तो समझें ये तकरीबन 90-95% काम जो है वो हो गया है। अब कोई फ़िक्र की बात नहीं है, क्योंकि अब सिर्फ HED ने एक यूनिवर्सिटीज़ को जारी करना है कि भई आपके इतने पैसे हैं, और वो एक बिल की सूरत में चला जाएगा और वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो उम्मीद ये की जा रही है कि जितने भी पेंशन के बकाया जात हैं आपके, वो आपको इसी अगस्त के महीने में मिल जाएंगे। और आपकी जो अगली लाइबिलिटीज़ हैं, मतलब आपकी जो पेंशन है वो रेगुलर हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा एक कदम है। मैं समझता हूँ कि जितने भी टीचर्स थे हमारे वो रिटायर्ड हो चुके हैं, वहाँ पे जो अमला होता था वो भी रिटायर हो चुका है। तो मुझे अक्सर लोग मिलते थे और बड़ा गिला करते थे कि जी
मीडिया हमारा ये जो इशू है ये नहीं उठाता। तो मैं समझता हूँ कि आज उनका जो हमने ख़बरें छापी और काफ़ी उनका इशू उठाया, तो वो किसी हद तक आज हल हो गया है। आल्दो कि मैं समझता हूँ कि 5 अरब कम है, इसको बढ़ना चाहिए। और अब देखते हैं कि अगला जो क्वार्टर आता है उसके अंदर हुकूमत इससे ज़्यादा रिलीज़ करे, ताकि यूनिवर्सिटीज़ के मसाइल भी हल हो जाएँ। तनख्वाहों के मसाइल हैं, तनख्वाहें भी लेट हो रही हैं, तो वो भी मिल जाएँ। बाकी बिज़नेस मॉडल बनाना चाहिए ताकि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं अपने पाँव पे खड़ी हो सकें, क्योंकि जब से 18वीं तरमीम हुई है, वफाक ने पैसे देना बंद कर दिया है। माजी में वफाक यूनिवर्सिटीज़ को फ़ंड देता था, अब वो बंद हो रहा है, कम से कम होता जा रहा है। तो ऐसी सूरत में सूबाई हुकूमत को ये ज़िम्मेदारी अब लेनी पड़ेगी, क्योंकि एजुकेशन जो है वो सूबाई मामला हो गया हुआ है। तो तालीम के हवाले से सूबाई हुकूमत को अगर स्कूलों की सतह पर, कॉलेजेस की सतह पर वो कर रही है, तो अब यूनिवर्सिटीज़ का भी जो बोझ है वो सूबाई हुकूमत को अब उठा लेना चाहिए, ताकि ये वफाक से ये मामला ख़त्म हो जाए। और वफाक के साथ जो हम मिन्नत तरले करते हैं, बड़े कम पैसे अब मिल रहे हैं, तो वो आखिर में लगता मुझे यूँ ही है कि 1, 2, 3 सालों में ये बंद हो जाएंगे। तो सूबे को अब अपने ख़ुद इसके लिए प्लान करना चाहिए। अब जनाब दूसरी ख़बर जो है, एक हंगामा बरपा है कि जी सरकारी अफसरों की जो तादाद है निसफ, यानी निसफ से ज़्यादा लोगों ने पुर्तगाल में जायदादें ख़रीद ली हैं। और वहाँ पे जायदाद ख़रीदना ऐसे ही है जैसे आप वहाँ का पासपोर्ट ले रहे हैं और वहाँ से आप उसका एक कानूनी तौर पर आप वहाँ के रिहायशी हो रहे हैं। तो इस हवाले से जो ऑफिशियल जो बयान आया, वो वज़ीर हमारे दिफा हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने कहा कि जी ब्यूरोक्रेट्स में से निसफ ने पुर्तगाल में अपना बंदोबस्त कर लिया है, वहाँ पे उन्होंने जायदादें ख़रीद ली हैं। और पुर्तगाल का कानून ये है कि अगर आपने एक अमाउंट के मुताबिक यानी जायदाद आपने ख़रीद ली, तो आपको जो है वहाँ पे एक रिहाइश का जो एक कानून है उसके तहत आपको पासपोर्ट भी मिल सकता है, आपको लॉन्ग टर्म वीज़ा भी मिल सकता है, आपको वहाँ पे रिहायशी जो एक कार्ड होता है वो भी मिल सकता है। अच्छा, फिर पुर्तगाल का एक मामला ये भी है कि पुर्तगाल का जो पासपोर्ट है वो तकरीबन दुनिया के कई ममालिक, बल्कि दर्जनों सैकड़ों जो 100-200 के करीब मुल्क हैं, इनमें अक्सरियत में वो आपको वीज़ा फ्री है। यानी उसका पासपोर्ट जिसके पास भी है पुर्तगाल का, वो काफ़ी सारे मुल्कों में जा सकता है, कोई पाबंदी नहीं है वीज़े के लिए। और अगर वीज़े की पाबंदी भी हो तो वीज़े मिल जाते हैं। तो एक किस्म के आप रिहायशी हो जाएंगे पुर्तगाल के। तो ये जो एक बयान आया, उसके बाद जो बाबू हैं सरकारी, मैं इसलिए सरकारी बाबू कहता हूँ कि वो तो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, लेकिन कोई भी अपने आप को नौकर नहीं समझता, बल्कि वो अपने आप को अफसरशाही समझते हैं। उनका शदीद रद्द-ए-अमल आया है। वो कहते हैं कि जी चंद लोग तो हो सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में कि आप कहें कि जनाब लाखों लोग चले गए हैं, उन्होंने पैसा शिफ्ट कर लिया है, तो ये गलत है। फिर मैं देख रहा था कि कुछ उसमें ये भी बात हो रही है कि ये कुछ मगरमच्छ हैं ब्यूरोक्रेट्स के अंदर, ब्यूरोक्रेसी के अंदर, जो ख़ुद तो उन्होंने कर लिया है, अब दूसरे लोगों को भी बता रहे हैं कि जी इतने करोड़ रुपया लेके जाएंगे या इतने डॉलर लेके जाएंगे, तो वहाँ पे आप एक 5-10 मरले के हिसाब से वहाँ पे घर ख़रीद लें, तो उसके बाद आपको वहाँ पे रहने की इजाज़त मिल जाएगी। आप अपनी पूरी फैमिली को भी मूव कर सकते हैं, और कल को अगर आपने किसी और मुल्क जाना है वो भी आपके लिए आसान हो गया है। तो इतना तो मुझे ये मालूम है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो सरकारी अफसरान के अलावा सियासतदान भी हैं, इनके पास ब्रिटिश या अमेरिकन जो है इनके पास नेशनलिटी है, और हमारे सरकारी अफसरों के पास हैं डुअल नेशनल्स हैं। उसमें अक्सर जब मैं पूछता हूँ तो वो यही कहते हैं कि जी हम तो बच्चों के लिए कर रहे हैं। यानी वो अप्लाई करते हैं एक वीज़ा 5 साल का, 2 साल का या 6 महीने का, उसके बाद दूसरा वीज़ा अप्लाई करते हैं बच्चों के साथ ही, तो करते करते उनको 10 साल का मिल जाता है। तो जब 10 साल का मिल जाता है तो फिर बच्चे आना जाना उनके लिए आसान हो जाता है। वहाँ पे रिहाइश 6 माह के बाद आपको निकलना पड़ता है, फिर आप वापस चले जाते हैं। तो एक उन्होंने प्रॉपर एक प्रोसीजर बना ली है, यानी बच्चों की फ़्यूचर की तालीम भी उन्होंने सिक्योर कर ली है। अगर आपने हायर एजुकेशन के लिए जाना है इंग्लैंड में या अमेरिका में, तो वो भी आप जा सकते हैं। सेकंड ये हो गया कि अगर आपने शिफ्टिंग करनी है
वो भी आसान हो जाता है कि आप 10 साल के लिए वीज़ा ले लेते हैं, उसके बाद आप मुस्तकिल बुनियादों पे वहाँ शिफ्ट होने के लिए। तो अक्सर जो ये बड़े बड़े लोग हैं इनके बच्चे आपको बाहर ही नज़र आएंगे, पाकिस्तान के अंदर आपको इनके बच्चे नज़र नहीं आएंगे। तो अब ये है कि कुछ लोगों का ये भी दावा था कि जी नैब कह रहा है कि हमारे पास कोई डेटा नहीं है, तो यकीनन ये डेटा तो इतना आसान नहीं है। यानी आप जब तक आप पुर्तगाल को आपको चेक करना होगा कि कितने पाकिस्तानियों ने विज़िट किया, तो वो तो FIA के पास एक रिकॉर्ड आ जाता है कि पुर्तगाल कितने लोग पाकिस्तान से गए पिछले 5 सालों में। लेकिन कुछ लोग यहाँ बैठ के भी पुर्तगाल का उन्होंने वहाँ पे जायदादें ख़रीद ली हैं। यानी यहाँ से सिर्फ आपने पैसे भेजने हैं, बाकी मामला जो है ना वहाँ पे हो जाता है और आपको लेटर आ जाता है। तो वो मालूम करना मुश्किल काम है। यानी एक बंदा फ़िज़िकली पुर्तगाल गया है तो वो तो रिकॉर्ड आपके पास आ जाएगा कि जी 10,000 लोग गए हैं, 20,000 गए हैं, इनमें सरकारी अफसर कितने हैं, इसमें सियासतदान कितने हैं। लेकिन अगर एक आदमी पाकिस्तान में बैठा है, उसने यहीं से हुंडी के ज़रिए या जिस तरीके से भी उसने पैसे भिजवा दिए हैं, यानी अगर बैंकिंग चैनल इस्तेमाल नहीं किया तो उसका मालूम करना बड़ा मुश्किल है। फिर पुर्तगाल की हुकूमत से अगर आप पूछेंगे तो वो भी नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि ये तो एक प्राइवेट वो है, तो वो आपको डेटा नहीं देंगे। तो बहरहाल अब ये ज़ाहिर है कि वज़ीर है और वज़ीर भी वज़ीर दिफ़ा है, और अगर वो बात कर रहा है तो उसमें कुछ सदाकत तो होगी ना। और ये तो सबको ही मालूम है कि हमारे जो सरकारी अफसर हैं वो अपनी तनख्वाह में तो पाकिस्तान में गुजारा नहीं कर सकते, तो पुर्तगाल में घर लेना। तो अक्सर मैं देखता हूँ कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, अगर आप इनके जो पासपोर्ट हैं वो देख लें तो ये मुख्तलिफ़ मुल्कों के चक्कर लगाते रहते हैं। यानी इनके पास इतने पैसे होते हैं कि ये फैमिली समेत घूमते हैं, और अब तो ऐसा हो चुका है कि हर साल ही जाते हैं, अपनी फैमिलीज़ को लेके जाते हैं। तो जो अब रूटीन अगर आप देखें ना, पहले होता था कि लोग नथिया गली, मरी, हिली एरिया जाते थे। अब ये जो पहले सियासतदानों के बच्चे जाते थे, अब ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे जाते हैं। जैसी गर्मी का सीज़न आता है, छुट्टी आती है, तो जनाब ये छुट्टी मनाने के लिए किसी भी मुल्क चले जाते हैं। तो ये एक सिलसिला इनका चल रहा है, और ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई लिस्ट निकल आती है, डेटा निकल आता है, तो फिर इनसे पूछा जा सकता है कि भाई आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है, आपने ये पैसे कैसे भिजवाए हैं, और आपके पास ये पैसे कहाँ से आए। तो इस तक पहुंचने के लिए तो बहुत मुश्किल है शायद हो। लेकिन एक बात जो नज़र आ रही है कि पिछले दिनों एक मीटिंग हुई है जिसके अंदर ये हुआ कि जिन लोगों ने करप्शन की है उस हवाले से कोई 500 अरब के करीब बताया जा रहा है कि करप्शन हुई है। तो वो फिर सियासतदानों के ऊपर आ रहा है कि जी ऐसे सियासतदान जिन्होंने फ़ंड्स लिए हैं और खा गए हैं, उनका कोई डेटा निकाला जाए। तो अस्करी इदारे जो हैं उसके पीछे लग गए हैं। तो अब देखते हैं कि अक्सर कहा जाता है कि करप्शन हो रही है, फिर कहा जाता है कि जी हम पकड़ रहे हैं। और मुशर्रफ दौर में भी हमने सुना, बाजवा साहब के दौर में भी हमने सुना, उससे पहले भी इसी तरह करप्शन का जो चूरन बेचा जाता है कि जनाब करप्शन हो रही है, और फिर क्या होता है कि जनाब उसी में बाद में बारगेनें हो जाती हैं और वो लोग जो है ना कुछ भी नहीं होता। तो इस मतलब फिर यही एक चलाया जा रहा है कि चेक किया जा रहा है कि जी बहुत ज़्यादा करप्शन हुई है, तो लिहाजा ऐसे अवामी नुमाइंदे जो हैं जिन्होंने करप्शन की है उनका डेटा निकाला जाए, उनसे रिकवरियाँ की जाएँ। पता नहीं रिकवरी होती है या नहीं होती है, नैब तो ऑलरेडी उसके दांत निकाल दिए गए हैं। तो बहरहाल इसमें सुना है कि आर्मी चीफ हमारे फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो भी बड़े इंटरेस्टेड हैं कि अगर ये कोई इस किस्म का काम है तो उनसे ये रिकवरियाँ ज़रूरी हैं। बहरहाल देखते हैं कि क्या होता है आने वाले दिन में। आज के लिए यही 2 टॉपिक थे। इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होगी अगले व्लॉग में नए टॉपिक के साथ। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।